आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक भूभागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। राजस्थान के नक्शे पर यदि देखा जाए तो ये जो पश्चिम का एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी नक्शे पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ साउथ, बाईं तरफ पश्चिम और दाईं तरफ पूर्वी दिशा दिखाई जाती है। तो ये जो मरुस्थलीय भाग है ये राजस्थान के पश्चिम में है, इसलिए इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा भौतिक भूभाग है जो बीच में है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहाँ झुंझुनू से शुरू है, सीकर, नागौर का कुछ हिस्सा, फिर पाली, राजसमंद और सिरोही, ये है इसकी पश्चिमी सीमा। और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की यदि पूर्वी सीमा देखी जाए तो यहाँ अलवर, जयपुर, अजमेर, फिर भीलवाड़ा, राजसमंद का कुछ भाग और उदयपुर का अधिकांश भाग, ये मिलकर बनाते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब इसके जो पूर्व में है ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसकी पश्चिमी सीमा है अरावली की पूर्वी सीमा। और इसकी पूर्वी सीमा की यदि बात की जाए तो ये यहाँ से है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इनके बीच में जो जिले हैं भरतपुर, दौसा, जयपुर, करौली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सब मिलकर बनाते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर जो शेष बचा हुआ भाग है जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग है और कोटा संभाग पूरा सम्मिलित है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और ये चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ वाला भाग है वो सम्मिलित है। इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार। अब हम इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ये वैगनर के सिद्धांत पर आधारित है। वैगनर के सिद्धांत पर आधारित है। वैगनर ने बताया कि किसी काल में पूरी पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है वो सब आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। संपूर्ण स्थलीय भाग को वैगनर ने पेंजिया कहा और जो स्थलीय भाग था उसे वैगनर ने पैंथालासा कहा। फिर स्थलीय भाग जो पेंजिया था इसके 2 टुकड़े हुए, एक लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और जो दूसरा टुकड़ा था वो था गोंडवाना लैंड। और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग और राजस्थान का और ये भाग है ये पूरा गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो सागर था उसे कहा गया टैथिस सागर। टैथिस सागर कालांतर में भारत का ये सब उत्तर की तरफ गया और अंगारा लैंड से जुड़ गया, और जिसके फलस्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ और भारत का जो वृहद मैदान है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, उसका निर्माण हुआ। तो राजस्थान के अंदर जो 4 भौतिक भूभाग है इनमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये टैथिस सागर का भाग है और पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भी किसी काल में टैथिस सागर का भाग था। फिर जो 2 भाग बचे हैं अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दोनों ही गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अब हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कुछ मुख्य बिंदु और फिर इसके कितने भाग किए गए उनके बारे में अलग से देखेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो लंबाई है वो है 644 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से नापी गई है? 644 किलोमीटर की जो लंबाई है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इस प्रकार मापी गई है।
644 किलोमीटर, और जो 300 किलोमीटर की चौड़ाई है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ नापी गई है। यहाँ से इस तरह ये है 300 किलोमीटर, और जो कुल क्षेत्रफल है ये है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। अब जो थार का मरुस्थल है उसका 62% भाग राजस्थान में है। 62% भाग राजस्थान में है, तो जो शेष 38% भाग है वो, उसमें से कुछ भाग पंजाब में है, कुछ हरियाणा में, कुछ गुजरात, और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में आता है। तो थार के मरुस्थल का जो है वो 62% भाग राजस्थान में है, और राजस्थान का 61.11% भाग, राजस्थान को का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसका 61.11% भाग ये आता है राजस्थान के अंतर्गत, जो होगा आपके 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। और अरावली के पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है 58%। शेष 4% जो हिस्सा है वो अरावली के जो गैप है उन गैप से होता हुआ पूर्व की तरफ बढ़ा है। पहले जो थार का मरुस्थल था वो 58% था, और 4% इसका बाद में विस्तार हुआ है। थार के मरुस्थल में कुल 12 जिले आते हैं, और राजस्थान की 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। ये भारत में 3 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। चौथा है गुजरात। यह राजस्थान में फैला हुआ है, राजस्थान के अतिरिक्त 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। इसके ढाल की बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। किसी भी स्थल का जो ढाल है वो वहाँ पर बहने वाली नदियों को देखकर, नदियों का जो प्रवाह है, नदियों के प्रवाह की दिशा से निर्धारित होता है। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो नदियां हैं वो या तो पूर्व से पश्चिम बहती है या उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। जो लूणी नदी है वो भी अजमेर के नागपाड़ से निकलकर पहले पश्चिम में और फिर दक्षिण पूर्व की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। यह विश्व का एक नवीनतम मरुस्थल है, युवा मरुस्थल है, क्योंकि इसका निर्माण हाल ही के कुछ हजार वर्ष पहले ही हुआ है। इससे पहले यह पूरा क्षेत्र हरा भरा था। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की अगर बात की जाए तो वो विश्व के विभिन्न मरुस्थलों के मुकाबले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक है। यह 33 सागर का अवशेष है। और रेगिस्तान का मार्च या प्रसार, ये एक शब्द है। रेगिस्तान का मार्च कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो रेगिस्तान के मार्च का मतलब है कि रेगिस्तान का आगे बढ़ना या रेगिस्तान का फैलना, इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को आगे 2 उपभागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये विभाजन वैसे तो जलवायु के आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ वर्षा जो है 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक है, औसत वार्षिक वर्षा। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 25 से 50 सेंटीमीटर है। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग है, ये जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी भाग, जालौर, इनके जो पश्चिम का भाग है ये है शुष्क मरुस्थल। और इनके पूर्व का भाग और अरावली का जो
सीमावर्ती भाग है ये है अर्ध शुष्क क्षेत्र। यहाँ वर्षा पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसे अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भारतीय महामरुस्थल भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और इसमें बालुका स्तूपों का विस्तार है। यहाँ सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। औसत वार्षिक वर्षा है यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक। इसका विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी चूरू, इन जिलों में पाया जाता है। जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है वो है वनस्पति रहित क्षेत्र, ये है जैसलमेर में। चंदन नलकूप ये जैसलमेर में है। जो लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक भूगर्भीय जल की पट्टी है, जहाँ अंडरग्राउंड वाटर है उसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है और मीठा पानी है, इसलिए यहाँ पर एक नलकूप है चंदन नलकूप, जहाँ प्रतिदिन लाखों गैलन पानी निकाला जा सकता है। इसे थार का घड़ा कहा जाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश फलौदी, पोखरण व बालोतरा के मध्य। राजस्थान के नक्शे पर फलौदी, पोखरण और बालोतरा का जो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है 3 जिलों में फैला हुआ है। जोधपुर के फलौदी, जैसलमेर के पोखरण और बाड़मेर के बालोतरा जिले में। इसे कहते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये रेगिस्तान का तो भाग है, लेकिन यहाँ पर बालुका स्तूप या रेत के जो धोरे होते हैं वो नहीं पाए जाते। राजस्थान में जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है, जहाँ पर काष्ठ जीवाश्म पाए जाते हैं। करोड़ों वर्ष पुराने जो वनस्पतियों के जीवाश्म हैं वो पाए जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ जीवाश्म के लिए। यहाँ एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाप बोल्डर। बाप जगह का नाम है और बोल्डर कहते हैं हिमानीकृत जो निक्षेप होते हैं उसे। ये पाए जाते हैं जोधपुर में। हिमानिया यानी ग्लेशियर, ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, और ये जब आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर या अवसाद होते हैं उनका निक्षेप करते हैं। ये बड़े बड़े आकार के होते हैं जिन्हें बोल्डर कहा जाता है। तो किसी जमाने में या किसी युग में भारत का जो साउथ अफ्रीका से संबंध था और वो ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप था, इसलिए जो कार्बोनिफेरस जो हिमानीकरण हुआ था या जो कार्बोनिफेरस हिमयुग थे उनमें यहाँ पर बर्फ का विस्तार पाया जाता था, और उसके कारण जो अवशेष बने हिमानीकृत वे आज भी यहाँ पर मौजूद है, इस बात की पुष्टि करते हैं। इसका दूसरा भाग है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर सम्मिलित है। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है। यहाँ की औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक है, औसत वार्षिक वर्षा। इसे पुनः 4 भागों में बांटा गया है: घग्गर का मैदान, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि, गोड़वाड़ प्रदेश या लूणी नदी का बेसिन। आइए इनको राजस्थान के मैप पर एक बार देख लेते हैं। ये जो राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग है इसे कहा जाता है घग्गर का मैदान, क्योंकि यहाँ घग्गर नदी बहती है और घग्गर नदी के जो जलोढ़ हैं उनसे ही यह मैदान निर्मित है। फिर आते हैं शेखावाटी प्रदेश या राजस्थान, बंगड़। इसमें आप देख रहे हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू। फिर बीच में आता है नागौरी उच्च भूमि। इसके नीचे लूणी नदी का बेसिन जो है गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। अब इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं। घग्गर का जो मैदान है
ये घग्गर नदी के जलोढ़ों से निर्मित है और इसमें एक नाली शब्द इम्पोर्टेंट है जो घग्गर नदी के पार्ट को बताता है। जहाँ घग्गर नदी बहती है, जिस क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है उसे नाली कहा जाता है। फिर शेखावटी आंतरिक प्रवाह। शेखावटी का जो क्षेत्र है चूरू सीकर झुंझुनू का, ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियाँ किसी अन्य नदी में नहीं गिरती बल्कि रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। इसे बागड़ प्रदेश कहा जाता है। यहाँ जो पशुओं के चारागाह या घास के मैदान है उन्हें बीड़ कहा जाता है। बीड़ शब्द भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं नागौरी उच्च भूमि। जो शेखावटी प्रदेश है और लूणी नदी का बेसिन है, इन दोनों को अलग करने वाले बीच की जो भूमि है इसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये शेखावटी का जो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है और लूणी नदी का बेसिन है, इन दोनों से इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ पर कुबड़ पट्टी पाई जाती है जो नागौर और अजमेर जिलों में विस्तृत है। कुबड़ पट्टी वह क्षेत्र है जहाँ भूगर्भीय जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और वे क्षेत्र फ्लोराइड से प्रभावित है। इसे बांका पट्टी भी कहते हैं। गौड़वाड़ प्रदेश लूनी बेसिन जो नागौरी उच्च भूमि का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये पूरा लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है और इसे लूणी नदी का बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। यहाँ नर्मदा नहर और जोई बांध अवस्थित है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है गुजरात का तटवर्ती भाग, उसे नेहड़ या नेहड़ कहा जाता है जालोर के अंदर। मरुस्थल से संबंधित अन्य जानकारी एवं स्थान। मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। जो रेतीला मरुस्थल होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है हमाद, दूसरा है एर्ग, तीसरा रेग। हमाद है पथरीला मरुस्थल जो पोखरण, फलौदी और बालोतरा का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, उसमें ये पाया जाता है। राजस्थान के मैप पर ये देखिए, ये जो एक क्षेत्र है जो 3 जिलों में विस्तृत है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पर हमाद या पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। दूसरे प्रकार का मरुस्थल है एर्ग। एर्ग होता है रेतीला मरुस्थल जो जैसलमेर में पाया जाता है। इसमें सिर्फ रेती रेत होती है, कहीं कंकड़ पत्थर देखने को नहीं मिलते। तीसरा प्रकार है रेग। रेग हमाद और एर्ग का मिश्रण है, जहाँ रेत भी पाई जाती है और कुछ पथरीला मरुस्थल भी होता है। ये जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर और झुंझुनू में विस्तृत है। एक बार इनका हम चित्र देख लेते हैं कि हिमालय कैसा दिखता है, एर्ग कैसा दिखता है और रेग कैसा दिखता है। तो पहला चित्र है हिमालय का जो पथरीला मरुस्थल है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो पत्थरों के अवशेष हैं वो है और वनस्पति कहीं भी देखने को नहीं है, इसलिए ये पथरीला मरुस्थल है। दूसरा है एर्ग। एर्ग में आप देख सकते हैं कि रेत के धोरे हैं, रेत के टिब्बे हैं और कहीं भी पत्थर या वनस्पति दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा है रेग। रेग इन दोनों का मिश्रण है, हमाद और एर्ग का, इसे रेग कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पथरीली चट्टानें भी हैं और कहीं कहीं रेत भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये है हमाद, एर्ग और रेग। इसके अलावा बालू का स्तूप या धोरे, दरियन। बालू का स्तूप कह दीजिए, धोरे कह दीजिए या फिर दरियन कह दीजिए। ये रेत के धोरे या रेतीले टिब्बे होते हैं। इनका सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई महीनों के मध्य होता है, क्योंकि इन महीनों में जो रेतीली आंधियाँ हैं वो चला करती है और रेतीली आंधियों के साथ इन धोरों का भी स्थानांतरण होता रहता है और मरुस्थल का प्रसार होता है। पश्चिमी मरुस्थल के 41.50% भूभाग पर ये रेतीले धोरे पाए जाते हैं। शेष भाग भी मरुस्थल है किंतु उसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। वो या तो पथरीला मरुस्थल है या वनस्पति विहीन क्षेत्र है जिसमें रेत के टिब्बों का अभाव है। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं चूरू और जोधपुर के अंदर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं चूरू में,
जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बालू का स्तूपों के कुछ प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती, यानी पवन की दिशा के समानांतर। जहाँ पवन की दिशा होती है उसी दिशा के समानांतर इनका निर्माण होता है। ये सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार में इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक फैले हुए हैं। फिर आता है घासी या कारवां। घासी जो है वो दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के मध्य रेत मुक्त कॉरिडोर होता है। जो दो बालू का स्तूप फैले हुए होंगे उनके बीच में एक रेत मुक्त कॉरिडोर होगा जो पैदल चलने का मार्ग होता है, इसे कहते हैं घासी। फिर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनका विस्तार चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, बीकानेर में पुगली क्षेत्र में, हनुमानगढ़ के रावसर क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रकार है बरखान या बरछान। बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के ही एक प्रकार है। यह सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इनकी जो आकृति है वो इस तरह से होती है, अर्धचंद्राकार। ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। सबसे ज्यादा जो रेगिस्तान का प्रसार होता है वो बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों के कारण होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पालेरी, चूरू, नीम का थाना सीकर, रावतसर, हनुमानगढ़, बाड़मेर में बालोतरा, जोधपुर के अंदर ओशिया, गंगानगर में सूरतगढ़ और बीकानेर में लूणकरणसर में बरखान या बरछान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर है आकृति के आधार पर बालू का स्तूपों के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं सीफ। सीफ बरछान के समान होता है लेकिन इसकी एक ही भुजा होती है। ये भी पवनों की दिशा के लंबवत इनका निर्माण होता है। फिर है पैराबोलिक, बालों के पिन की आकृति के समान। यहाँ चित्र में हम देख लेते हैं, ये है पैराबोलिक बालू का स्तूप और इनका जो निर्माण है वो हवा के इस तरह चलने से होता है। इनकी आकृति देख लीजिए, ये बालों की पिन के समान इनकी आकृति है। तो ये जो शब्द है कि बालों के पिन की आकृति, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बालों के पिन की आकृति के समान कौन से बालू का स्तूप होते हैं, तो सही उत्तर होगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। फिर है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप या स्टार बालू का स्तूप, इनका निर्माण होता है विभिन्न दिशाओं से वायु का प्रवाह। वायु जो अलग अलग दिशाओं से प्रभावित होती है, ये देखिए यहाँ से प्रभावित हो सकती है, इधर से कहीं से विवाह का प्रभाव हो सकता है। तो ये इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जो स्टार या तारा के समान दिखते हैं, इसलिए इन्हें तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। ये पाए जाते हैं मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ के क्षेत्र में। फिर आता है सब्र कॉपीज। सब्र कॉपीज जो बालू का स्तूप है वो झाड़ियों के आसपास निर्मित होते हैं। किसी झाड़ी के आसपास जब रेत आकर इकट्ठा होती है तो वहाँ बालू का स्तूप बन जाता है, जिसे सब्र कॉपीज बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर आता है नेबखा। नेबखा जो है ये भूमि के परिवर्तन के कारण, वनस्पति की कमी के कारण निर्मित होता है। यानी किसी जगह कृषि से अगर भूमि उपयोग औद्योगिक हो गया है, पहले कृषि होती थी, बाद में उद्योग स्थापित हो गए हैं, तो वहाँ वनस्पति में कमी आएगी और उसके कारण जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसे नेबखा कहा जाता है। फिर आता है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये किसी अवरोध के कारण निर्मित होंगे। अब ये अवरोध क्या हो सकता है? झाड़ी हो सकती है, मृत पशु, कोई कंकाल हो सकता है, या कोई अधिवास, मकान इत्यादि हो सकता है। अगला प्रकार है नेटवर्क बालू का स्तूप। मंद वायु दिशाहीनता इनके नियंत्रण कारक है। ये विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों का मिश्रण पाया जाता है इस क्षेत्र में।
इस प्रकार के बालू का स्तूप में विभिन्न प्रकार के जो ऊपर बताए हुए बालू का स्तूप है उनका मिश्रण पाया जाता है। अब एक बार हम चित्र देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए बरखान या बरछान। बरखान का निर्माण होता है वायु की दिशा के लंबवत। चित्र में आप देख सकते हैं पवन की दिशा इस दिशा में प्रभावित हो रही है और बरखान का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। पवनों की दिशा ये है और एक सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। फिर हमने बात की अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। ये पवनों की दिशा है और इसके समानांतर ही इनका निर्माण हुआ है। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। इन बालू का स्तूपों के बीच का जो रेत मुक्त कॉरिडोर है इसे गासी कहा जाता है। ये यहाँ से पैदल चलने का या वाहनों के चलने का मार्ग होता है। फिर आते हैं ट्रांसवर्स बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये पवनों की दिशा है और इनका निर्माण इस तरह से होता है पवनों की दिशा की लंबवत। इन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है ये भी पवनों की दिशा के लंबवत इनका निर्माण होता है और ये बालों की पिन के समान इनका आकार होता है। फिर हमने देख लिया स्टार बालू का स्तूप और बहुत सारे बरखान मिलकर बनते हैं बरखेनोइड। मरुस्थल से संबंधित अन्य शब्दावली में हम देखेंगे इंसेलबर्ग या द्वितीय पर्वत। इंसेलबर्ग या द्वीपीय पर्वत। रेगिस्तान में जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जो कालांतर में या इतिहास के किसी काल में ऊंचे पर्वत हुआ करती थी और अब इनका अपक्षय अपर्दन होने के कारण आज इनका अवशिष्ट स्वरूप ही दिखाई देता है। इन्हें कहा जाता है इंसेलबर्ग। इनके चारों तरफ जो है मरुस्थल पाया जाता है और उनके बीच में ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। इन्हें कहा जाता है इंसेलबर्ग। पेडीमांट। पेडीमांट पर्वतपदीय मैदान होता है। किसी पर्वत की तली या उसके किनारे पर जो मैदान होता है उसे कहा जाता है पेडीमांट। बजादा। जब मरुस्थलीय भाग में किसी पहाड़ में बरसात होती है तो बरसाती नदी बहती है और उस बरसाती नदी के साथ पहाड़ के जो ऊपर के कंकड़ पत्थर और कुछ रेत के अवशेष हैं वो नीचे आकर जमा हो जाते हैं जिन्हें बजादा कहा जाता है। फिर है प्लाया। ये निम्न भूमि होती है। चारों तरफ बालू का स्तूपों से घिरी हुई एक लवणी झील होती है। रन या टाट। बालू का स्तूपों के मध्य जो गर्त होता है, गर्त यानी नीची भूमि। चारों तरफ बालू का स्तूप है और इनके बीच में यदि कहीं निम्न भाग है, नीचा भाग है जहां बरसात का जल इकट्ठा होकर एक लवणीय झील का निर्माण करता है, वो उसे रन या टाट कहा जाता है। ये रन सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर के कुछ रन हैं ब्रह्मसर, पोखरण, भाकरी, कन्नौड़ और लवा। जोधपुर के अंदर जो बाप क्षेत्र है जहाँ हिमानीकृत गोलाश्म पाए जाते हैं वहाँ भी ये रन पाए जाते हैं। चूरू के अंदर तालचापर और पड़ियारा। बाड़मेर में थोबर, रेडाना रन, ये कुछ प्रमुख रन हैं। खड़ीन। खड़ीन एक जल संरक्षण की तकनीक है जिसका विकास जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। बालसन वह मरुस्थलीय भाग जो पर्वतों से घिरा हो, चारों तरफ पर्वत हो और बीच में मरुस्थल हो तो उसे बालसन कहा जाता है। लिटिल मरुस्थल। बीकानेर से कच्छ तक का जो भाग है उसे लिटिल मरुस्थल, लिटिल डेजर्ट कहा जाता है।
थली और तली, जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका उत्तर पूर्वी भाग थली कहलाता है और दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो तली कहलाता है। यानी राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो ये जो भाग है ये थली कहलाएगा और नीचे का भाग ये लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको कहते हैं तली। थली में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और पाली। ये जो जिले हैं ये थली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए एक तो राजस्थान के जिलों को आपको मैप के ऊपर दिखाना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के मानचित्र पर किस जिले की स्थिति कहाँ पे है, तभी आप उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। राजस्थान का अगला भौतिक भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और यहाँ राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। इसकी कुल लंबाई गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो है माउंट आबू से खेतड़ी तक 550 किलोमीटर। यानी अरावली जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में इस तरह से फैली हुई है। अब इसकी कुल लंबाई ज़्यादा है गुजरात से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, जो आपके माउंट आबू से और उत्तर में खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी पश्चिम भाग में है और न्यूनतम विस्तार मध्य भाग में अजमेर के अंदर है। अरावली की जो फैलाव है वो इस प्रकार से है, ये बीच में संकरा हो जाता है और सर्वाधिक चौड़ा भाग है वो दक्षिण पश्चिम में है, उदयपुर और राजसमंद सिरोही के आसपास। सबसे कम चौड़ाई इसकी बीच में अजमेर में, और फिर ऊपर की ओर उत्तर पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई में पुनः वृद्धि हो जाती है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है वो सिरोही में पाई जाती है, चाहे वो माउंट आबू हो का गुरु शिखर हो, चाहे वो शेर हो। और अरावली का भूगर्भीय बनावट का विस्तार से वर्णन करने वाला विद्वान था A.M. हेरोन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि अरावली की जो भूगर्भीय बनावट है उसका विस्तार से सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने। अरब सागर के अंदर जो मिनिकॉय द्वीप है, जो लक्षद्वीप का हिस्सा है, उससे उसकी संरचना जो है वो अरावली के समान है। मिनिकॉय की संरचना अरावली के समान है और इसलिए ये माना जाता है कि अरावली का उद्गम जो है वो अरब सागर से हुआ है। अरब सागर में अवसादों का जमाव और उन अवसादों के उत्थान से अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है अरावली। वलित पर्वत क्या होते हैं? ये जो अवसाद होते हैं वो किसी निम्न भाग में, किसी गहरे भाग में अवसाद जमा होते हैं, आसपास की नदियों द्वारा लाए जाते हैं। उन अवसाद के कारण नीचे की तरफ भार पड़ता है
और चारों तरफ से जब दबाव बढ़ता है तो यही अवसाद पर्वत के रूप में ऊपर उठ जाते हैं, जिसे वलित पर्वत कहा जाता है। तो अरावली एक वलित पर्वत है और ये विश्व प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। और अब जो है इतने करोड़ों सालों के बाद अपक्षय और अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई कम हो गई और अभी एक अवशिष्ट पर्वत बन के रह गया है। हिमालय पर्वत युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है, और अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत है, ये अपनी वृद्धावस्था में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये सर्वाधिक अभयारण्य का प्रदेश है। राजस्थान के सर्वाधिक अभयारण्य आपको अरावली प्रदेश में ही मिलेंगे। राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है ये भी अरावली से होता है। राजस्थान के सर्वाधिक वनों का विस्तार भी अरावली क्षेत्र में है। न्यूनतम जनसंख्या, राजस्थान की जो न्यूनतम जनसंख्या है 0.4 भौतिक भूभागों में अरावली में निवास करती है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अरावली जो है वो महान जल विभाजक का कार्य करती है, और ये राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का महान जल विभाजक है। भारत का महान जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? किसी क्षेत्र में वह ऊंचा भाग होता है जिसके दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती है। ये जो गहरी काली लाइन आप देख रहे हैं ये है भारत का जल विभाजक, और इसके दोनों तरफ बहने वाली नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसके पश्चिम वाली नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाती है, पूर्व में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो राजस्थान का ये जो अरावली का भाग है ये भारत के वृहद जल विभाजक या ग्रेट वाटर डिवाइड का ही हिस्सा है। इसके पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर में अपना जल मिलाती है, और पूर्व में जो बहने वाली नदियां हैं वे गंगा और यमुना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसलिए अरावली को महान जल विभाजक कहा जाता है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तर अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में अवस्थित है, मालखेत 1052 मीटर सीकर और लोहारगढ़ 1051 मीटर झुंझुनू। फिर है भोजगढ़ 997 मीटर। और अन्य पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो खो, बैराज, बाबाई, बरवाड़ा, बिलाली, बैराट, मनोहरपुरा, सरिस्का, भानगढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये उत्तर अरावली की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इनमें जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, जैसे रघुनाथगढ़ है, मालखेत है, लोहारगढ़ है, इन तीनों पहाड़ियों की जो स्थिति है ये किन जिलों में है, इनकी ऊंचाई क्या है, और ये उत्तर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आते हैं मध्य अरावली पे। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसका मुख्य विस्तार अजमेर के भीतर है। अब अजमेर में 3 पहाड़ियाँ मुख्य है। एक है गोरमजी जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है, और ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर तारागढ़ 873 मीटर, ये अजमेर में, और नागपहाड़ अजमेर में 795 मीटर। ये तीनों पहाड़ियाँ ही मध्य अरावली में मुख्य पहाड़ियाँ, और इनकी ऊंचाई और इनके नाम महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक दर्रे जो हैं वो मध्य भाग में पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं? 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच में जो समतल क्षेत्र होता है जहाँ से आवागमन संभव होता है उसे दर्रा कहा जाता है। मध्य अरावली के अजमेर के अंदर कौन कौन से जिले हैं? कछवाली दर्रा, उदाबारी दर्रा, सरूपाघाट दर्रा, शिवपुरा दर्रा, सूरा घाट, परवेरिया घाट या पखेरिया घाट, ये दर्रे हैं अजमेर में। फिर बर दर्रा पाली के अंदर स्थित है। दिवेर की नाल, गोरम घाट और कामली घाट, ये दर्रे राजसमंद में स्थित है। मध्य अरावली का विस्तार इन 2 जिलों में ही है, अजमेर और राजसमंद में। इसमें भी अधिकांश विस्तार इसका अजमेर में है। तीसरा
भाग है दक्षिणी अरावली। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है समुद्र तल से। इसका मुख्य विस्तार राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, इन 3 जिलों में पाया जाता है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पे स्थित है, और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1722 मीटर या 1722 मीटर। ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फिर एक और फैक्ट है, हिमालय और नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है। भारत के नक्शे में उत्तर में हिमालय की जो चोटियां हैं वे 8000 मीटर की औसत ऊंचाई लिए हुए हैं, और दक्षिण में नीलगिरी की जो चोटियां हैं वे माउंट आबू से अधिक ऊंचाई लिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार कि हिमालय और नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अब इसकी कुछ प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में, शेर 1597 मीटर लगभग 1600 मीटर इसकी ऊंचाई ये है सिरोही में। देलवाड़ा इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, ये भी सिरोही में। तो दक्षिणी अरावली की तीनों ऊंची चोटियां, ये राजस्थान की भी सबसे 3 ऊंची चोटियां हैं और तीनों सिरोही में स्थित है। फिर है जरगा 1431 मीटर उदयपुर में, अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में। और अन्य चोटियों की बात की जाए तो आबू, कुंभलगढ़, गोगुंदा, डोरा पर्वत और रोजा भाकर, इसराना भाकर। रोजा भाकर और इसराना भाकर ये जालौर जिले में स्थित है। इनके बारे में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे कुछ दर्रे हैं दक्षिणी अरावली के अंदर, उनके बारे में देखते हैं। फुलवारी की नाल, केवड़ा नाल, देबारी दर्रा, हाथी दर्रा, ढेबर दर्रा, ये दर्रे हैं उदयपुर के अंदर। ये दर्रे उदयपुर में स्थित है। सोमेश्वर नाल, देसुरी नाल, ये 2 दर्रे हैं पाली जिले में। झीलवाड़ा नाल और पगलिया नाल, हाथीगुड़ा नाल, ये हैं राजसमंद में। ये दर्रे भी महत्वपूर्ण है। इन दर्रों की जो लोकेशन किस जिले में है ये हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं कुछ अन्य पहाड़ियाँ जो स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र में फैली हुई है, उनके स्थानीय नाम हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ राजसमंद और अजमेर के बीच में स्थित है, जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है, इसलिए इन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पीडमांड का मैदान, देवगढ़ के समीप जो निर्जन क्षेत्र है, निर्जन पहाड़ियाँ हैं, उन्हें पीडमांड का मैदान कहा जाता है। अगला है गिरवा। गिरवा है उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। ये तस्तरी की तरह उदयपुर के चारों ओर फैली हुई है, इन्हें गिरवा कहा जाता है। भाकर, सिरोही में जो तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ हैं उन्हें भाकर कहा जाता है। देसरो, उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो भाग है उसे देसरो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर ये क्षेत्र वनस्पति के आवरण के कारण हरा भरा रहता है। अब मगरा, उदयपुर का जो पश्चिमी भाग है
उदयपुर का जो पश्चिमी पर्वतीय भाग है इसे मगरा कहा जाता है। भोमट, भोमट दक्षिणी राजस्थान में ये वो क्षेत्र है, ये गलत लिखा हुआ गोविंदा से कुंभलगढ़। भोमट दक्षिणी राजस्थान का वो क्षेत्र है जहाँ भील जनजाति निवास करती है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही ये 3 जिले सम्मिलित हैं। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, इन जिलों का जो पर्वतीय भाग है उसे भोमट कहा जाता है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है इसे मेवल कहा जाता है। आड़ा वाला पर्वत ये बूंदी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियां ये 12 में स्थित है। यहाँ घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है और यहाँ क्रेटर लेक भी है और उल्का पिंड के गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। तो ये जियो टूरिज्म की एक साइट है, जियो टूरिज्म का एक स्थान है जिसे भू पर्यटन का स्थान कहा जा सकता है। तो ये रामगढ़ के 12 में है। अब आते हैं हर्ष पर्वत और हर्षनाथ पहाड़ियाँ। हर्ष पर्वत सीकर जिले में स्थित है और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में स्थित है। बीजासन का पहाड़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और सारण की पहाड़ियाँ पाली में स्थित है जहाँ रावचंद्र सेन की छतरी स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है और मालानी पर्वत है ये बाड़मेर और जालौर जिलों में विस्तृत है। ये था अरावली पर्वतीय प्रदेश का विवरण। अब हम देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश को। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। किसी भी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए, नदियां जब बहती है तो अपने साथ अवसाद लेकर चलती है जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर और ये सब होता है। और जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती है तो उनके साथ ही मिट्टी, पत्थर इत्यादि जो अवसाद होते हैं ये जमा होते रहते हैं। इनके जमा होने से मैदान का निर्माण होता है। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके निर्माण में चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों का योगदान है। इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन कगार बनाता है। विंध्यन कगार धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में स्थित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल 23% है और यहाँ की जनसंख्या 39% है। राजस्थान की 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। यहाँ वर्षा का औसत 50 से 80 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ की जलवायु जो है वो आर्द्र जलवायु है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। ढाल का पता कैसे चलता है? वहाँ बहने वाली नदियों के प्रवाह के अनुसार। यहाँ की प्रमुख नहरें गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का प्रदेश है, क्योंकि किसी भी देश या किसी भी राज्य में जो मैदानी प्रदेश होते हैं वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। वहाँ सड़कों का जो विस्तार होता है, सड़कें बनाना आसान होता है। तो सड़कें आसानी से बन जाएगी तो परिवहन का विकास होता है। परिवहन के विकास के कारण वहाँ पर कृषि और उद्योगों का विकास भी होता है। तो ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कृषि का विकास सर्वाधिक है और सर्वाधिक औद्योगिक विकास भी इसी क्षेत्र में ही हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिर्फ एक माही नदी है जिसका प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है और अन्य सभी नदियों का
पूर्वी मैदानी प्रदेश में एकमात्र माही नदी का प्रवाह अरब सागर की ओर होता है। इसके अलावा अन्य सभी नदियों का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर होता है। इसके 4 भाग हैं: चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन या माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। चंबल बेसिन में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल है। यहाँ पर डांग या उत्खात स्थलाकृति जिसे बेडलैंड टोपोलॉजी कहा जाता है। बेडलैंड टोपोलॉजी कहा जाता है। ये ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि होती है, जहाँ जो जल का प्रवाह होता है उसके कारण मृदा नदी के साथ बह जाती है और जो भूमि रह जाती है वो कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है, यानी वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। इसका सर्वाधिक विस्तार है करौली में, और करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को। एक और शब्द है बीहड़। जब जल के तेज प्रवाह के कारण मृदा अत्यधिक कटाव हो जाता है तो गहरी घाटियां बन जाती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में, इन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं और इनके निर्माण में सर्वाधिक योगदान है चंबल नदी का। जब कोई नदी किसी पठार से मैदान में प्रवेश करती है तो वो बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल नदी जो है ये आड़ती के पठार से और पूर्वी मैदानी प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ये बीहड़ और उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है। अगला है इसका भाग छप्पन बेसिन या माही बेसिन, जो राजस्थान के नक्शे में दक्षिणी भाग है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र इसे छप्पन का मैदान या बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। अगला है बनास बेसिन। छप्पन के मैदान के ऊपर का जो भाग है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसे बनास बेसिन कहा जाता है। इसमें मालपुरा, करौली का मैदान टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। मेवाड़ का मैदान भीलवाड़ा और चित्तौड़ में फैला हुआ है। खेराड़, जाजपुर, भीलवाड़ा का एरिया, जाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र जो है वो खेराड़ कहलाता है। माल खेराड़, मालपुरा, टोंक का जो क्षेत्र है उसे माल खेराड़ कहा जाता है। चौथा भाग है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन 3 जिलों में विस्तृत है। राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये क्षेत्र यह क्षेत्र चौहानवंशी हाड़ासासों का क्षेत्र है, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है या उसका उत्तर पश्चिमी विस्तार है। इसका मुख्य विस्तार कोटा संभाग में है। जो दक्षिण पूर्वी पठार है ये मुख्य रूप से कोटा संभाग में पाया जाता है। कोटा संभाग पूरा ही एक हाड़ौती के पठार पे ही स्थित है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ काली मिट्टी की अधिकता है जो कपास की खेती के लिए काम में ली जाती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु है। ये राजस्थान के 6.89% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहाँ राजस्थान की 11% जनसंख्या
निवास करती है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व, चंबल नदी जो है वो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की तरफ वो प्रवाहित होती है। तो नदियों के प्रवाह से किसी क्षेत्र की ढाल का पता लगाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग है। यहाँ राजस्थान के चारों भौतिक जो प्रदेश है उनमें सबसे अधिक वर्षा हाड़ौती के पठार पे ही होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन कगार भूमि, दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। ये जो राजस्थान का नक्शा है इसमें ये जो क्षेत्र है ये है विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र। यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो अरावली और विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल है। जब दो अलग अलग पर्वतमालाएं मिलती है तो वहाँ का जो भूगर्भिक संरचना है, वहाँ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें अंतर आ जाता है और वो अंतर जिस सीमा पर दिखाई देता है उसे विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। विंध्यन कगार भूमि, कगार किसी पहाड़ का जो खड़ा भाग होता है जिसके आगे मैदान होता है उसे कगार कहा जाता है। तो विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ समाप्त होती है और आगे पूरी मैदान शुरू होता है, इसलिए इसे विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। और महान सीमा भ्रंश है, ये है अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल। फिर है दक्कन का लावा पठार, ये कोटा संभाग में विस्तृत है। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यहाँ बूंदी की पहाड़ियाँ जिसमें 4 दर्रे हैं, रामगढ़ दर्रा, लाखेरी, खटकड़ और जेतावास। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अरावली के दर्रे तो लगभग सभी याद रख लेते हैं, लेकिन ये दर्रे बहुत कम लोग याद रखते हैं और कम लोगों को ये जानकारी में रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रामगढ़, लाखेरी, खटकड़ और जेतावास के दर्रे जो बूंदी जिले में स्थित है। फिर है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र ये 12 में स्थित है, जो घोड़े की नाल की आकृति के समान यहाँ की पहाड़ियाँ हैं और क्रेटर लेक यहाँ पर बनी हुई है। फिर है झालावाड़ का पठार, जहाँ डग गंगाधर उच्च भूमि का एक क्षेत्र है। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख पठार। सबसे पहले आता है उड़िया का पठार, सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर सेकंड नंबर पे आबू का पठार, सिरोही में स्थित है और 1200 मीटर ऊंचा ये इसकी ऊंचाई है। और जो माउंट आबू है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर है। माउंट आबू जो शहर है वो आबू के पठार पे ही बसा हुआ है। फिर है बोराट का पठार, कुंभलगढ़, राजसमंद से गोगंदा, उदयपुर के बीच का भाग बोराट का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील का पूर्वी भाग और इकट्ठा पठार क्षेत्र है। ऊपरमाल, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा के बीच का भाग ऊपरमाल का पठार है। ये हाड़ौती के पठार का ही भाग है। बोमट का पठार, उदयपुर, उत्तर डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही, इनमें ये विस्तृत है। फिर है क्रास का व कांकड़वाड़ी का पठार, सरिस का अलवर में ये स्थित है। फिर है मिर्सा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ में, जो चित्तौड़गढ़ का मुख्य दुर्ग है वो मिर्सा के पठार पर ही बना हुआ है। तो साथियों, ये थे राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक भाग जिनके बारे में हमने विस्तार से आज चर्चा की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्टडी आज से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।